हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं राहुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। पहले भी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त दिया। थैंक यू यास्मीन जी, आज आपने बुलाया और आपके मंच पे बात करने का मौका दिया और एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने बुलाया है। जी, तो आई एम श्योर ये व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस पर समय समय पर हम कमेंट्स भी हमें मिलते रहे हैं। अच्छा, बात बड़ी अजीब सी ये भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना ज्यादा डिबेट और डिस्कशन हमने इस पर नहीं देखा है, जिस लेवल पर होना चाहिए। जिस लेवल पर जो ये हमारा टॉपिक है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। खैर, हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आज एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है देश का, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो होती है और कितने बड़े हम इस क्राइसिस में हैं, कितना बड़ा ये आंकड़ा है। तो इसको समझना समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो राहुल सर का खुद का चैनल है मेरा रुख, उस पर इन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन की हैं चीजें, जो आंकड़े अभी रिसेंट आंकड़े हैं उस पर बहुत अच्छे से वो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो राहुल सर, आप जैसे कि आपने अपने चैनल पर भी इस चीज का उस उन आंकड़ों का जिक्र किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है बेरोजगारी का, ना कि केवल ये चुनावी मुद्दा होता है, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक मुद्दा होता है, जिससे जी। लोगों का जीवन, लोगों का परिवार, लोगों की मानसिक स्थिति, ये सब जुड़ा होता है। तो कहते हैं कि जहां जितना ज्यादा रोजगार, जितना ज्यादा कोई व्यक्ति बिजी है, मसरूफ है, उतना ज्यादा वो किसी भी फालतू कामों में, किसी भी तरह की फालतू गैदरिंग में वो अपने आप को बचाएगा। जो कि हम हमारे देश में देखते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि अरे ये बेरोजगारों की भीड़ है, कहा जाता है। कहीं पे कोई एग्जाम का नोटिस निकलता है तो उसके लिए एक या दो सीट्स होती हैं। अभी हरियाणा में जो नोटिफिकेशन निकला, केवल एक जॉब के लिए वहां पर 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हम्म, अप्लाई किया। और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि पीएचडी डिग्री धारक भी थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या लग रही है, जिसको बहुत ही हल्के में शायद लेकर लोग इसकी गहराई को और इस संकट के आगे आने वाले समय में जो समस्या पैदा होगी इस संकट से, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो राहुल सर, आज आप हमारे साथ बताएं। सबसे पहले तो ये जो अभी रिसेंट आंकड़ा आया है, जिस पर आपने वो पूरी विस्तृत रिपोर्ट का पूरा जिक्र किया है, वो आंकड़े क्या दर्शाते हैं? भारत कितने बड़े जॉब क्राइसिस से जूझ रहा है? बेरोजगारी दर के आंकड़े क्या बता रहे हैं देश की स्थिति को? जी जी, बराबर। आपने बड़े ही एक विस्तृत तरीके से इसका एक इंट्रोडक्शन दिया और अगर हम उन आंकड़ों की बात माने तो उन आंकड़ों के हिसाब से तो भारत में बेरोजगारी बढ़ी ही नहीं है, राइट। पिछले अच्छा। साल भी 3.2% थी और इस साल भी 3.2% है। तो अगर हम सरकारी आंकड़ों के ऊपर अगर आंख मूंद करके भरोसा करें तो सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ बढ़िया चल रही है और हर किसी के पास अच्छा अच्छा काम है। पर अगर इसकी हम ज़मीनी हकीकत अगर देखें तो जी ज़मीनी हकीकत उन आंकड़ों से काफ़ी अलग हमें दिखती है। कई सारे एरियाज़ में जैसे आपने भी बताया कि कई जगह गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, कहीं पर अगर कोई छोटी-सी वैकेंसी निकलती है या कोई छोटे नंबर में वैकेंसी निकलती है, तो अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत और ज्यादा ये होते हैं। कंडीशन ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी ये चीज़ हो रही है। विदेशों में भी अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है। पर अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो पिछले साल मुझे याद है यूपी में किसी सरकारी ऑफिस में चपरासी के लिए एक वैकेंसी थी, 63 पोस्ट उसके लिए निकली थी और उन 63 पोस्ट के लिए शायद हजारों में वैकेंसीज एप्लीकेंट वहां पर आए थे और उसमें पीएचडी होल्डर भी थे। अभी रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकली थी। छोटी सी वैकेंसी थी पर उसके लिए भी हजारों में लोग वहां पर आए। गुजरात का एक एग्जाम्पल देखा, वहां पर भी कई लोगों की भीड़ आई, उन्होंने जो व्यवस्था में रेलिंग लगी थी वो रेलिंग भी टूट गई और बहुत सारी चीजें हुई। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, हमारा जो यूथ है उसके अंदर ये इशू है, स्पेशली जो पढ़ा लिखा यूथ है उसके अंदर तो ये सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो मैं उसके अंदर भी मैंने बताया कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग यानी जिन्होंने 5th क्लास या उससे कम की पढ़ाई करी है, उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम। वो लोग बेरोजगार नहीं है। पर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं या उससे ज़्यादा की पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत भारत। चिंताजनक बात है।
और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हमारा एक यंग यूथ, जो कि हम एक यूथ की डेफिनेशन अगर हम माने तो एक 30-35 साल के अंदर के जो लोग हैं, जो लोग एक्चुअल वर्कफोर्स जो हमारी होती है, जो हमें ड्राइव करती है, अगर उसके अंदर हमारे पास 12% या उसके आसपास के लोग अगर बेरोजगार हैं तो ये बहुत चिंता की बात है। तो वाकई में, और ये ना सिर्फ किसी एक सेक्टर की बात करें, ये लगभग हर सेक्टर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था जो मैंने उस वीडियो के अंदर भी कहा। हमारे यहाँ फार्म सेक्टर, यानी जो खेती किसानी से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, वो जॉब्स या उस सेक्टर से जुड़े जॉब हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में आते हैं, मिलते हैं, और लोग उस काफ़ी मात्रा में उस सेक्टर से रिलेटेड अपने आप में काम में जुड़े रहते हैं। पर उस फार्म सेक्टर के अलावा और भी जितने दूसरे सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर कंस्ट्रक्शन हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, तो ये सेक्टर्स उतने जॉब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितने इन्हें करने चाहिए। तो उस वजह से भी हमारा यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। और एक और चीज, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे यहाँ का एमएसएमई सेक्टर है, यानी मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर जो है, एक तो जो था छोटे, सबसे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, स्मॉल सेक्टर, फिर एक है हाई जो बड़ी कंपनियां होती है, फिर एक जो मीडियम सेक्टर होता है एमएसएमई, जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोड्यूस करता है, वो फिलहाल एक क्रंच सिचुएशन में है। उसके अंदर इतनी अभी पोटेंशियल से, वो जिस पोटेंशियल से उसको नौकरियां जनरेट करनी चाहिए, उस पोटेंशियल से उसमें नौकरियां जनरेट नहीं हो पा रही, इसलिए भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल। आपने एक बहुत ही चौंकाने वाला ये आंकड़ा जो हमारे सामने रखा है कि जो शिक्षित लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी तरह का डिप्लोमा कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, वो लोग ज्यादा मात्रा में बेरोजगार हैं। और आपने जो इसकी जो आंकड़े में अभी आपने रिपोर्ट बताई और जो बेरोजगारी का आंकड़ा बताया वो 3.2, मतलब कि बेरोजगारी दर आंकड़ों के हिसाब से तो ना बढ़ी है ना घटी है, लेकिन जो आंकड़े इस तरह से बता रहे हैं कि जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है हमारी, जो काम कर सकने वाली जनसंख्या है, उनके पास काम नहीं है। मतलब अगर हम बराबर। परिभाषा पर भी जाएं तो यही है कि काम करना चाहते हैं लोग, उन्होंने डिग्री हासिल की है लेकिन स्किल्ड नहीं है। अगर स्किल्ड भी हैं तो भी जॉब्स का सर्जन नहीं है, देश में उतनी नौकरियां हैं नहीं। अगर हम कहें, बहुत सारे लोगों का एक ही मानना होता है कि सभी लोग अगर सरकारी नौकरियों की तरफ भागेंगे तो फिर कैसे होगा, बल्कि ऐसा करें कि खुद से जॉब क्रिएट करें और लोगों को भी जॉब्स दें। तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज, उस तरह के प्लेटफॉर्म, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी देखी जाती है। तो ये लबोलबाब यही है कि अभी यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो बेरोजगारी की तरफ है। और जब इस तरह से एक काम कर सकने वाली जनसंख्या, अगर उनके पास काम ना हो तो वो इतनी बड़ी लाइबिलिटीज बन जाते हैं बजाय एसेट बनने के। और जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं ना, कि इतनी हमारे तो कंट्री बोलते हैं हम मोस्ट पॉपुलेट कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन उसके साथ साथ हम यंग कंट्री हैं, यहाँ पर युवाओं की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो जी डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये एक एडवांटेज न बनकर फिर तो ये एक चुनौती बढ़ता जा रहा है। तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं होना और उनके बरक्स बिना पढ़े लिखे लोगों के पास काम है, वो कमा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्या कारण हो सकता है? समस्या के अंदर की जड़ क्या है? जी यास्मीन जी, इसके अंदर क्या होता है, जो आपने प्रश्न किया, बराबर बिल्कुल सही प्रश्न किया, कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनके अंदर उसमें उतना बेरोजगारी की दर नहीं है जितने पढ़े लिखे लोगों में पढ़े है। लिखों। क्या होता है कि जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है उसके अंदर एक सोसाइटी का प्रेशर या सोसाइटी की एक, हम लोग कहते हैं ना, लाज शर्म, वो नहीं होती है। तो वो कोई भी छोटा मोटा काम कर लेता है। वो कोई भी सड़क के किनारे कहीं ठेला लगा लेगा, या कहीं कोई सब्जी बेच लेगा, या कहीं ना कहीं कोई छोटा कुछ एक कारीगरी सीख लेगा, कोई पुताई करना सीख लेगा, कोई फर्नीचर का काम करना सीख लेगा, या कुछ भी एक छोटा मोटा काम वो सीख लेगा जिससे वो उसकी जो बेसिक नीड है वो उसको कंप्लीट कर पाए। पर एक जब कोई ग्रेजुएट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, या कोई पीएचडी कर लेगा, या फिर और भी कोई डिग्री हासिल कर लेगा, और फिर उसे आप कहें कि तुम एक काम करो, अभी जॉब नहीं मिल रही तो तुम सब्जी का ठेला लगा लो, तो वो नहीं लगाएगा।
क्योंकि उसकी एक अंदर की आत्मा उसको नहीं अलाउ करेगी, फिर उसके बाद उसको सोसाइटी का प्रेशर वो भी अलाउ नहीं करेगा, यार ये तो पोस्ट ग्रेजुएट है और ये सब्जी का ठेला लगा रहा है, राइट। तो वो चीजें भी हैं जिस वजह से पढ़े लिखे लोगों में हमें ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। पर इसके उलट एक और चीज भी है। मैं आपको कई कई एग्जाम्पल भी ऐसे देता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर इंदौर की बात करूं तो एक MBA थाली वाला एक ये चेन स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हस्बैंड वाइफ है दोनों, उन्होंने MBA किया हुआ है और वो उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। तो उन्होंने उनका नाम MBA थाली वाला रखा, तो वो नाम बड़ा इतना कैची है कि लोग उनके यहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद में कई एक फूड स्ट्रीट्स हैं इंदौर में, वहां पर भी आपको MBA पिज्जा वाला मिल जाएगा, MBA पानी पूरी वाला मिल जाएगा, तो ऐसी चीजें भी मिल जाएंगी। तो लोग एग्जैक्टली तो लोग उसको अब थोड़ा सा फैंसी मोड में भी उसको आगे करें चला रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है और उसमें खुद का रोजगार भी जनरेट कर रहे हैं और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो एक क्रिएटिविटी उसके अंदर एक आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि सभी चीजें हमारे यहाँ खराब है, या फिर ऑफ कोर्स जो यूथ की चीजें हैं उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो हाई है, वो एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। पर हमारे यहाँ अगर हम लोग पिछले 10-12 सालों से अगर थोड़ा सा ट्रेंड देखें तो एक स्टार्टअप का ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। जो हमारे यहाँ 2011-12 या 2013-14 के आसपास गिने चुने उंगलियों पे गिनने वाले स्टार्टअप थे, आज यूनिकॉर्न थे, आज हमारे यहाँ 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। आज भारत जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। पहले नंबर पे US, सेकंड पे इजराइल और 3rd पे भारत, जो कि 10-12 साल पहले शायद टॉप 30 टॉप 40 में भी नहीं हुआ करता था। तो वो चीजें चेंज हो रही है, तो ये चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही है। एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका असर हमको देखने को मिलेगा। एक और जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है, हमारा जो यूथ है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की एक सबसे बड़ी वजह है, जो आपने भी आपके अभी क्वेश्चन में फ्रेम करी, वो है स्किल। और एक अभी एक रिपोर्ट भी थी जो उसका जिक्र आप भी अभी कर रही थी कि IIT के शायद 38 या 38% है वो एम्प्लॉयड नहीं हो पाए या उन्हें वहां से ऑफर नहीं मिले कंपनियों से। ये सिर्फ IIT की बात नहीं है, ये तो एक IIT इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है इसलिए वहां का नंबर इतना हमारे सामने आया। पर अगर हम किसी कॉलेज की भी बात करें, साधारण कॉलेज की भी बात करें, तो बच्चों का प्लेसमेंट ना होना, इसके पीछे बच्चों की भी थोड़ी बहुत गलती होती है। वो गलती ये होती है कि जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए होता है वो स्किल पे वो अपडेटेड नहीं होते हैं, इसलिए भी कंपनियां उन्हें रिक्रूट नहीं कर पाती। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने एक डिग्री हासिल कर ली, ये बहुत अच्छी बात है, गुड। वो डिग्री आपको उस कंपनी के गेट तक पहुंचाने में हेल्प करेगी, पर उस कंपनी के गेट को क्रॉस करने के लिए आपको स्किल चाहिए। अगर वो कंपनी आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी और अगर आपने आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री के दौरान आपकी पढ़ाई के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल अगर डेवलप नहीं करी है तो आपको वो जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज की बच्चों को, जो भी यंग लोग हैं, उन्हें अपनी स्किल के ऊपर फोकस करना वो बेहद जरूरी है। और दूसरी चीज, राइट, और दूसरी चीज जो मैं अभी कह रहा था, अभी इसके पहले आप भी वो चीज बात कह रही थी कि कहीं ना कहीं अभी एक थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की भी जरूरत है। वो माइंडसेट क्या चेंज करने की जरूरत है कि आपको जॉब गेटर की जगह जॉब क्रिएटर भी बनने की जरूरत है। अगर आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट करेंगे तो आप आपके लिए तो रोजगार जनरेट करेंगे ही सही, पर प्लस आप आपके साथ में 3-4 लोगों के लिए और रोजगार जनरेट करेंगे। तो अगर ऐसी माइंडसेट, ऐसी सोच भी अगर युवाओं की रहेगी, जो मैं देख रहा हूँ कि होती है, जो बड़े पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए या बड़ी एक क्लियर सोच होती है, वो इस तरह सोचते हैं। और अगर उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेंगे तो आई एम श्योर ये चीजें कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। एग्जैक्टली।
ये आपने सही कहा कि थोड़ा माइंडसेट को बदलने की जरूरत होगी, लेकिन ये तो पर्सन टू पर्सन रिले करेगा कि किस तरह जी से उनकी क्या स्थिति है, उनकी मनोस्थिति क्या है, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं एक व्यक्ति के लिए, उसका काम होना, उसके हाथ में रोजगार होना, उसका किसी के ऊपर मोहताज ना होना, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और जब हम स्थिति देख रहे हैं कि लगातार जो ग्राउंड रियलिटी है वो उन आंकड़ों के बरक्स है, लोगों की एक भीड़ निकल आती है, एक हुजूम निकल आता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, भीड़ तादाद बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से अवसर का सर्जन नहीं हो रहा है, ये बराबर। सच्चाई है। कहीं पर भी कुछ होता है तो एक जो भीड़ तंत्र को मैनेजमेंट की भी बात आ जाती है। इतनी तादाद में लोग होते हैं, युवा बेरोजगारी जो है ये, और खास करके शिक्षित लोगों में जो बेरोजगारी है, तो ये आंकड़े अपने आप में हैरान कर देते हैं। अब आधार बना है तो लोगों को अब स्टार्टअप की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्रिएटिविटी ला रहे हैं। एमबीए चाय वाला हो या इस तरह से कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू करके बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हैं, इस तरह का एक हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें अब इन चंद सालों में क्यों हुई। सबसे जरूरी होता है कि जो एजुकेशन है वो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए थी, हम लोगों को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी जिसमें स्किल्ड होती, तो हम्म, शायद हम इतनी बड़ी समस्या नहीं देखते। दूसरी बात ये कि अब जाकर स्टार्टअप जैसा चीज, अब से कुछ साल पहले तक लोगों का कोई ऐसा बहुत ज्यादा इस पर कोई बात भी नहीं करता था। अब वो क्रिएटिविटी निकल कर आई, लोग इतने टैलेंटेड हैं इस देश के अंदर, लेकिन क्या है, मौकों की कमी है। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा जो शिक्षित वर्ग है वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन जो अशिक्षित वर्ग है उनके सामने भी अब ये समस्या बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा यहाँ हमें समझने की जरूरत होगी कि जो केवल शिक्षित स्तर पर हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं वो अब जो जो मान लें कि नौकरियां, वो वाली नौकरियां जिसमें बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं, उन सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं। तो अब वहां उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जॉब की समस्या आ गई कि वहां तो पढ़े लिखे लोग आ हम्म, गए हैं। भाई किसी बराबर। से आप पूछें कि कोई ऑटो चला रहा है, आपकी क्या, भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वो बोलते हैं। तो इससे ये हुआ है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जहां पर कम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा जॉब्स होती थी, अब वहां पे उनको भी कंपटीशन मिलने लगा, क्योंकि वहां पर जो अब पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, उनको तो काम चाहिए ना। तो ये एक तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका आप क्या देख रहे हैं आगे आने वाले समय में, इसको क्या, इसका रास्ता निकाला जा सकता है, किस तरह से इसका समाधान ढूंढा जा सकता है? क्योंकि अब शिक्षित हो या अशिक्षित हो, दोनों के सामने रोजगार की समस्या का एक मूल संकट जो है वो यही है कि अगर आपके पास डिग्री है तो उस तरह से शिक्षा में वो स्किल नहीं मिली है आपको, आपको चाहिए इस वक्त रोजगार। और वहां पर चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों ना हो, वहां पर भी जॉब्स की समस्या आ गई है। तो क्या क्या इसके समाधान क्या हो सकते हैं, कहाँ किस स्तर से इसकी शुरुआत हो सकती है कि जो नौकरियों का सर्जन हो सके? बराबर यास्मीन जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। इसके अंदर एक जो सबसे बहुत बड़ी कमी जो मुझे लगती है, और जो मैं स्टडी कर रहा था और जो मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी भी है, वो ये कि हमारे यहाँ एजुकेशन में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और जो एक्चुअल मार्केट में चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो गैप है। वो गैप स्कूल लेवल पे तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि स्कूल लेवल का एजुकेशन पिछले कुछ सालों में बहुत इम्प्रूव हुआ है। पर अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल का जो एजुकेशन है, मैं एकदम टॉप की यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं आईआईटी आईआईएम उनको मैं मेरे इससे बाहर कर रहा हूँ। जो नॉट ऐसा दी एजुकेशन, कॉमन स्ट्रीम। एग्जैक्टली हाँ, नॉट, हाँ। एग्जैक्टली जो ऐसा एजुकेशन जो मेजोरिटी ऑफ द यूथ लेता है, राइट, हम्म, उसके अंदर वो आज भी कई साल पुरानी चीजें पढ़ते हैं, जिनका आज के हकीकत से या फिर आज के मार्केट से या आज की रिक्वायरमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। नहीं तो होता। उस चीज को रेगुलर लेवल पे अपडेट होते रहना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आज की डेट में चीजें इतनी फास्ट मूव हो रही है कि हर 2 साल में 3 साल में आपको रिक्वायरमेंट आपके मार्केट की बदल जाती है। आज हम खुद ही देखें, आज हम 3 साल पहले जो फोन यूज करते थे, वो आज की डेट में वो रिक्वायरमेंट, वो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाते हैं। या 3 साल पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, आज हमारी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। पर जो बच्चे 10 साल पहले जो पढ़ रहे थे, वही बच्चे आज भी वही पढ़ रहे हैं। तो जब हमारे डायनेमिक्स इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी उतना ही एडॉप्टिव और रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा कि वो इन बदलती हुई चीजों को उसी पेस में बदले, ताकि
वो सही लेवल के सही स्किल के बच्चों को सही टाइम पे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि वो एक इंडस्ट्री फिट या इंडस्ट्री रेडी जो है वो बन सके या निकल सके। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो मुझे लगता है ये होना चाहिए, और इस चेंज को हमारे जो भी जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट हो, मिनिस्टर्स हों, जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, जो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को अप्लाई करें, उनको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जी। एग्जैक्टली। और मुझे अगर मैं यहाँ पर थोड़े से आंकड़े भी पहले मैं आपके साथ साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात भी यहाँ कहूंगी कि जैसे हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना कि कमी नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या के आधार पर अगर हम उसको उसका अनुपात रखेंगे तो रिसोर्सेज, जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। लेकिन इसमें एक ये भी अब बात समझनी होगी, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अब घट रहा है। तो आज के अगर हम युवाओं की बात कर ले, मान ले अगर आप हम वर्क फोर्स की बात करते हैं, जो 15 से 59 साल के व्यक्ति की बात करते हैं कि इतने एज ग्रुप के लोग जो हैं वो कामकाजी होते हैं। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में उन लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जो 35 के उम्र के बाद का रख लें, या तो अगले 15 साल में अगर टोटल फर्टिलिटी रेट ही कम हो रहा है, तो आज से 15 साल बाद अगर हम देखेंगे तो उनके पास उनका देखभाल करने के लिए या युवाओं की जो संख्या है वो हमारे देश में घटेगी। आप देखिएगा, बराबर। क्योंकि अभी हमारा देश युवा देश कहला रहा है, लेकिन जिस तरह से ये फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है, अब लोगों के पास काम नहीं है तो भाई परिवार नहीं चाहते हैं वो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म अगर इस पर वर्क हो, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं। टूरिज्म तो बहुत बड़ा, जिसे मैं कहूंगी कि एक हब बन सकता है। मालदीव जैसा कंट्री है जो पूरा टूरिज्म पर ही उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी, और वो तब जड़ें हिली जब वो एक लक्षद्वीप का टूर जो था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हो गया, और उसके बाद पता चला कि जी। भाई हम अपने यहाँ भी ऐसा कर सकते थे, सालों पहले कर सकते थे, बट वहां चूक हो गई, वहां उस पर वर्क नहीं हुआ। और वो जो सियासती खेल था उसका कहीं ना कहीं खामियाजा एक बहुत बड़ी आबादी को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जब तक शिक्षा में स्किल का उतना ज्यादा पैमाना बढ़ेगा, उतना ज्यादा स्किल एडुकेशन पे वर्क होने लगेगा, तब तक ये जो आज की समस्या है, आज के युवाओं के सामने समस्या है, वो तो जस की तक बनी रहेगी, और तब तक बहुत वक्त बराबर। गुजर चुकेगा, वो तब तक युवा नहीं रहेंगे। दूसरा, जब तक इन सेक्टरों में चाहे मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, टूरिज्म की बात करूं, मेडिकल टूरिज्म हो सकता है इसमें, और भी टूरिज्म के सेक्टर हैं, और जम्मू कश्मीर को जाकर अब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, इससे कई साल पहले क्यों नहीं हुई ये बात। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हॉस्पिटैलिटी की जैसे मैंने बात की, तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पर बिजनेस की रफ्तार जो है वो कम है, उस तेजी से नहीं है जिस तेजी से आबादी है। तो इन सेक्टर्स में बढ़ने की जरूरत है। दूसरा, मैं आपके सामने एक आंकड़ा थोड़ा सा अगर मैं रखूं, तो जो छोटे शहर कस्बे हैं वहां से बड़े शहरों की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है, और जो बड़े शहर में महानगरों में है उनका पलायन जो है, या छोटे शहरों के लोगों का भी, वो विदेशों की तरफ कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में अगर हम बात करें, गल्फ कंट्रीज में, न जाने कितना भारतीय पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ काम की तलाश में जाते हैं, ना कि केवल मिडल ईस्ट में, बल्कि दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में दुनिया में। हमारे भारतीय हैं जो कि अच्छे अवसर की तलाश में जो है वो देश छोड़ चुके हैं अब तक। और जो छोटे गांव कस्बे हैं वहां से लोग महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अपने ही जगह पर उनको रोजगार मिल जाए तो इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जो बराबर। हम बात कर रहे होते हैं कि हमारी जीडीपी के हालात जो हैं वो तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, या अगर मैं बात करूं कि हमारे इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, जो अमीर लोग हैं, अगर वो दावा किया जाता है कि कुल मिलाकर जो अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो अमीर डिस्पैरिटी जो है अ, इसको देखना होगा, ये ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, या जो अंतर है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर अगर चले सरकार, तो आपको क्या लगता है कि इन पर वर्क होना चाहिए? कोविड आया, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, उसके बाद भी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और ये जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जंगे चल रही हैं, इसका भी असर मार्केट पर, महंगाई पर, रोजगार पर पड़ रहा है। उसके अलावा एक कारण जो है वो डिमोनेटाइजेशन को भी माना जाता है, बेरोजगारी का। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इसमें समाधान कहाँ देख रहे हैं? सरकार की तरफ से क्या हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों के लिए सरकार, मैंने अब बता दिया सेक्टर्स, उसमें कैसे अवसर जो है वो पैदा किए जा सकते हैं? बराबर यास्मीन जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 3-4 सेक्टर्स बताए, टूरिज्म बताया आपने, हॉस्पिटैलिटी बताया आपने, मेडिकल टूरिज्म बताया। इन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर। और भी इसके अलावा एग्जैक्टली और भी इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फार्मिंग फिर है। उसका फार्मिंग, एग्जैक्टली राइट।
तो कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ जो हम विश्व में कहीं अच्छे से करते हैं। मैं आपको हाँ। इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, टूरिज़्म का ही एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे कुछ समय पहले सिंगापुर और मलेशिया जाने का मौका मिला। मैं वहाँ पर कई सारी चीज़ें मैंने देखी और जब वहाँ देखने के बाद मैंने मेरे शहर की कुछ चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि यार मेरे शहर की ये चीज़ें तो इनसे अच्छी हैं। पर अच्छा। चूँकि यहाँ पर उस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, उतना फ़ोकस नहीं दिया जा रहा, इसलिए यहाँ पर वो टूरिज़्म उतना नहीं है, जितना टूरिज़्म वहाँ पर है। तो हमें हमारी चीज़ों की वैल्यू करना, हमें हमारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करना और उन चीज़ों से हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ये थॉट प्रोसेस लेके एग्ज़ैक्टली। आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जैसे आपने बताया मेडिकल टूरिज्म, आज वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं पर भी चले जाएं, आपको अगर कोई हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो या लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या कोई भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड ऑपरेशन हो, तो वो कितना कॉस्टली होता है, पर वो चीज़ बहुत हमारे ज़्यादा। यहाँ भारत में उस कंपैरिजन में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इस जी। चीज़ को हमें बहुत अच्छे से अगर हम प्रमोट करें तो आज जितनी हमारी हेल्थ इंडस्ट्री है, उससे कई मल्टीफोल्ड में वो हेल्थ इंडस्ट्री हो सकती है। फिर टूरिज्म की आपने बात करी, तो टूरिज्म हमारे यहाँ बड़ी गिने-चुने जगहों पे टूरिस्ट आते हैं। आगरा हो गया, राजस्थान हो गया, केरल हो गया, तो आप यहाँ जम्मू पर बड़े कश्मीर। एक उँगलियों पे गिन लें हम लोग, कश्मीर हो गया, तो बड़े गिने-चुने हैं जहाँ पर हम लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं। पर बैंकॉक जैसा, थाईलैंड जैसा एक छोटा-सा कंट्री, वो वर्ल्ड में टॉप 10 में टूरिज़्म में आता है। सिंगापुर जैसा एक छोटा-सा कंट्री जो शायद हमारे 2-3 शहरों को मिला लिया जाए तो एक सिंगापुर बन जाएगा। तो वो कितने टॉप नहीं 10 में जाते। आता हाँ। है। तो हुँ। हम क्यों नहीं आ सकते? राइट? हमारे यहाँ तो इतना पोटेंशियल है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी विरासत है हमारे पास, कल्चरल हेरिटेज है हमारे पास, तो उस चीज़ को हम क्यों नहीं इतना प्रॉम्प्टली प्रोमिनेंटली शो कर सकते हैं या बता सकें? क्योंकि वो इंटेंट नहीं है फिलहाल, वो विल नहीं है। अगर वो इंटेंट, विल और उस चीज़ को करने की चाह अगर आएगी, तो हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सेक्टर्स में बढ़ेंगे। जो सेक्टर्स आपने अभी नाम गिनाए वो भी और उसके अलावा और जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने ये बहुत सही बात कही कि देखें हम कितना ज़माने से ये सुनते आ रहे हैं। अब हम ऐसे कुछ आंकड़े देखते हैं कि कहीं कोई विदेश से भारत में इलाज कराने आया, क्योंकि उनके ख़ास करके हमने पाकिस्तान के ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें उनके मुल्क के अंदर वो इलाज जो था वो इतना महँगा था, वो बिल्कुल भी रीज़नेबल अफ़ोर्डेबल नहीं था उनके लिए, तो उसके लिए उन्हें भारत आना पड़ा और भारत से उनको हुँ, बहुत ही आसानी से वीज़ा भी ये मिल जाता है। तो ये जो है ना कि केवल एक कंट्री के लिए बल्कि दुनिया के लिए ये रास्ता, तो वो जो एग्ज़ैक्टली, मेडिकल टूरिज्म की मैं बात कर रही हूँ, वो चीज़ हो जानी चाहिए। और आपने जो जिन कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, भले ही जनसंख्या के लिहाज से बहुत छोटी हों, लेकिन उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ही एग्ज़ैक्टली, एक्सपेंसिव कंट्रीज़ मानी जाती हैं। हमारे देश से लोग, खास करके बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जो हैं, जिन्होंने शादियाँ बाहर जाकर की हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये अपील की कि भई वेड इन इंडिया करें, वेडिंग हुँ, भारत में करें, शादियाँ भारत में करें। रिलीजियस टूरिज़्म बहुत बड़ा सेक्टर ये बनकर उभर सकता है, जिस पर अब हम 2023-24 में जाकर इस पर लोगों की नज़रें गई हैं, इस पर लोगों ने बात करना और इस पर निबंध लिखना, इस पर थोड़ा-सा सोचना शुरू किया है। वरना उससे पहले अब तक ये चीज़ें जो थी वो नदारद थी। तो देखिए बराबर, गवर्नमेंट का भी मुझे लगता है, मैं भी आपके उसमें 2-3 पॉइंट्स अगर ऐड करूँ तो बेशक नीतियाँ बन रही होती हैं, विपक्ष दावा कर रहा होता है कि सरकार जो है वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाई है, जिस तादाद से दावे किए गए थे। जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है, वो दावा कर रही होती है कि नहीं-नहीं हमने बहुत सारे रोज़गार का सृजन किया है, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी है। मगर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? हुँ, दावे और वादे बहुत हों, रिपोर्ट्स बहुत सारी बनती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर अगर हम बात करें तो वो उसके बरक्स होती है और इसी पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आज हमारे साथ राहुल सर जुड़े और उन्होंने जो तमाम आंकड़े भी रखे हैं हमारे सामने और जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, इन सबको मिलाकर देखें, तो भारत में बेरोज़गारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सभी लोगों को एक गहन चिंतन करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो कि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, जो कि गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों, उन सबका बहुत इसमें अहम किरदार है, क्योंकि अंततः उन्हें ही रास्ते निकालने की उम्मीद नहीं खोना है, किसी भी तरह से। क्योंकि ये एक बहुत ही मानसिक स्थिति आपकी सही रहे, आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत
ठीक रहने की बहुत जरूरत है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो एक मानसिक बीमारी बनती जा रही है, ऐसा कई सारे लोग दावा करते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये लोगों का जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि ना कि केवल जी पब्लिक मैं सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉय सबको सोचने की जरूरत है। जी राहुल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आपने जो बात अभी कही कि किन किन सेक्टर्स में हम लोग वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो जब इनिशिएटिव लिए जाते हैं, काम किया जाता है, तो उसका रिजल्ट कैसा होता है, ये एक एग्जांपल है। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसरो का। आज इसरो में भारत से ज्यादा सैटेलाइट विदेशों के लॉन्च किए जाते हैं। हाँ। और इसरो जो एक टाइम पे गवर्नमेंट की फंडिंग पे डिपेंड हुआ करता था, और वो भी उसे फंड नहीं मिला करता था पूरा जितना उसे चाहिए होता है, आज वो फंड की कमी तो छोड़िए, वहां पर पैसे की किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज में उन्हें कहीं दूसरों पे मोहताज नहीं होना पड़ता। तो जब हम किसी सेक्टर पे वाकई में इतना फोकस करते हैं, इतना ध्यान देते हैं, तो उसके रिजल्ट हमें इस तरीके से मिलते हैं। तो जैसा ध्यान हमने वहां पर दिया, वैसा ही ध्यान हमें बाकी जगह भी देने की जरूरत है, ताकि हमें उस तरह के रिजल्ट मिले। इसरो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने कही और बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। इसरो सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरा ये जो मैं कुछ सेक्टर्स की बात कर रही थी, खास करके मैं टूरिज्म की बात कर रही थी, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप टूरिज्म की ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो आप जानेंगे, हमारे देश में कल्चरल टूरिज्म, इस पर अगर वर्क हो जाए, एडवेंचर टूरिज्म, उसके अलावा इको टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, बिज़नेस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सारे वो फील्ड हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, मतलब देखिए कई देशों में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने अच्छे-अच्छे उन्होंने इंतजाम कर रखे होते हैं कि लोगों को आकर्षित करके और लोग केवल केवल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को एन्जॉय करने के लिए उन कंट्रीज का विजिट करते हैं। तो इन सारी टूरिज्म पर अगर वर्क हो, उसके अलावा एक है माउंटेन टूरिज्म। हमारे देश में देखें कितने खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र हैं, मगर वहाँ उस तरह से रोजगार नहीं है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो खुद बेरोजगार हैं काफी मात्रा में। तो ये जो माउंटेन टूरिज्म है, ये अगर इसमें बढ़ोतरी हो तो बहुत मुझे लगता है इससे भी हालात बदलेंगे। हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म जिसकी अभी हम बात ही कर रहे थे, उसके अलावा रूरल टूरिज्म, हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी 60% के अंतर्गत आबादी जो है वो ग्रामीण आबादी पर बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन इससे फायदा कितना हो रहा है। तो यहाँ ये सेक्टर जो है इन पे बहुत अभी वर्क करने की जरूरत है। बीच टूरिज्म, जो समुद्रों के किनारे उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उस पे कैसे वर्क किया जा सकता है। तो केवल ये मैंने अभी एक ही सेक्टर, टूरिज्म के सेक्टर की बात की है, जिसमें इतनी बराबर। संभावनाएं हैं। और शॉपिंग टूरिज्म, अ, कई बार आपने देखा होगा बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो केवल इसलिए विदेशों का भ्रमण कर सकते हैं क्योंकि उन्हें शॉपिंग करनी होती है। उन्हें भारत से शॉपिंग ना करके उन्हें उस शॉपिंग का मजा लेना होता है, और वो चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए, शॉपिंग टूरिज्म को एन्जॉय करने के लिए जाते हैं। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है अगर इस पर वर्क करे सरकार, और इस पर जो हमारी शिक्षा है, हमारी एजुकेशन है, उसके पूरे ढांचे को बदलकर अगर स्किल्ड और एम्प्लॉयबल शिक्षा देना शुरू की जाए और इस पर वर्क होना शुरू कर दिया जाए, तो राहुल सर आपको क्या लगता है? फिर तो मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और एग्जैक्टली शायद इसमें बहुत वक्त लग जाए। जी। राइट, एग्जैक्टली बहुत बड़ा चेंज आएगा। ऑफ कोर्स ये चेंज रातों रात नहीं आएगा, ओवरनाइट नहीं आएगा, पर एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। और उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उस चेंज को, उस ओवरनाइट चेंज को फील करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की एक मेहनत लगेगी और एक कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस लगेगी। तो जो भी इससे रिलेटेड जिम्मेदार हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें वाकई में इसमें एक सही डायरेक्शन में सोचना होगा और एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस और अप्रोच के साथ में सोचना होगा कि हम इन 1 2 3 पॉलिसीज को इन सेक्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं और इन सेक्टर्स में हमें इतने साल बाद ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है। तो क्या हम इसमें मेजरेबल क्राइटेरिया में आगे बढ़ पा रहे हैं? नहीं बढ़ पा रहे हैं तो किस चीज में कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो करें और फिर आगे बढ़ें। इस अप्रोच के साथ एग्जैक्ट में अगर आगे बढ़ेंगे तो जरूर उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया राहुल सर, आज हमारे साथ एक बहुत ही बहुत ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण ये मुद्दा लगता है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आप मसरूफ़ होंगे, जितनी ज़्यादा आपका दिमाग जो है वो काम में मसरूफ़ होगा, उतनी ज़्यादा आप फालतू चीज़ों में नहीं उलझाएँगे अपने दिमाग को, और आपका जो पर्सनल ग्रोथ है, वो कहीं नहीं जाने वाली।
लेकिन उसके लिए आपको खुद और जो भी अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज और जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबको मिलजुल कर काम करना होगा। क्योंकि ये देखिए, ना कि केवल ये एक आर्थिक लड़ाई है, बल्कि एक सामाजिक लड़ाई है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबको बैठकर जरूरी बात करनी चाहिए। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इससे बचता है, जबकि उनको इस पर डिबेट, इस पर सोल्यूशन, इसके कारण, उन सब पर बातचीत करने की बहुत जरूरत है। ये केवल मेरे और राहुल सर के बात करने से कितना होगा, और जो हमने बात की है वो कुछ सालों बाद उसके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि उस पर अभी वर्क उस तरह से नहीं है। लेकिन समस्या जो है वो आज है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो है वो बेरोजगार है, वो रोजगार की तलाश में है। चाहे उसको कहीं पर भी रोजगार मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, पब्लिक सेक्टर में मिले, या वो खुद का कारोबार कुछ करे, खुद का रोजगार सर्जन करे। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, और आई होप कि इसका समाधान निकले, कुछ ना कुछ इस पे वर्क हो, तेजी के साथ वर्क हो। बाकी आपकी जो भी इसमें कोई भी समाधान हो, कोई सोल्यूशन हो, कोई अच्छा आपको कोई पॉइंट आए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और बिल्कुल भी उम्मीद ना छोड़े, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे फिर इस मुद्दे पर हम कभी और राहुल सर के साथ किसी और मुद्दे पर भी जुड़ेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहुल सर, दोबारा आपको जहमत देंगे थैंक यू। और किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।